आज हम डिस्कस करेंगे सागरीय लवणता। सैलिनिटी क्या होती है? सागरीय जल के भार और तथा उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को लवणता कहा जाता है। यानी कि जल के भार तथा पदार्थों के भार के अनुपात को क्या कहा जाता है? सैलिनिटी या लवणता कहा जाता है। और अगर हम बात करें 1 किलोग्राम जल में घुले ठोस पदार्थों की मात्रा कह सकते हैं। यानी कि हम मापें तो किस प्रकार से 1 kg कितना जल है और इसमें जितने भी ठोस पदार्थ हैं उन ठोस पदार्थों की मात्रा को क्या कहा जाता है? सैलिनिटी कहा जाता है। अधिक लवणीय जल देर से जमता है। अधिक लवणीय जल अधिक लवणीय जल देर से जमता है और इसका क्या होता है? इसका बॉइलिंग यानी कि उबलांक, बॉइलिंग पॉइंट जिस पर जल उबलता है और फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर जल जमता है, दोनों ही साधारण जल से या शुद्ध जल से अधिक होते हैं। लवणता अधिक और वाष्पीकरण कम। यानी कि जहां पर लवणता अधिक हो गई है महासागरों में, वहां पर क्या होगा? वाष्पीकरण कम होना शुरू हो जाएगा। शुद्ध जल अधिक वाष्पीकृत होता है। और सागरीय जल की एवरेज में बात करें सभी महासागरों की, विश्व के सभी महासागरों की एवरेज सैलिनिटी कितनी है? एवरेज सैलिनिटी 35 प्रति हजार है। इसको प्रतिशत नहीं मान लेना चाहिए। और सैलिनिटी का मापक है सैलिनिटी का मापक
सेलिनोमीटर से क्या करते हैं, सैलिनिटी को मापते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें विभिन्न महासागर, यानी कि अलग अलग महासागरों की सैलिनिटी में अंतर होता है, लेकिन उनके जो है संरचना के अनुपात में कोई अंतर नहीं होता है, समानता होती है। संरचना में तो क्या होती है, सैलिनिटी जो उनके जो है कंपोनेंट होते हैं उसमें तो समानता रखती है, और वैसे अलग अलग जो है महासागरों में सैलिनिटी की मात्रा में अंतर आ जाता है, मात्रा में अंतर और संरचना में समानता। फिर हम बात करें सांद्रण, कितना कितना संगठन और सांद्रण लवणता में हम बात करें तो कैसे आता है। सबसे ज्यादा जो संगठक क्या हो गया, जैसे संगठक हो गया सैलिनिटी का, और सांद्रण हो गया, सांद्रण हो गया, और प्रतिशत हो गया। तो इसमें कैसे हम देखें कि कौन सी सांद्रण अधिक लिए हुए है और प्रतिशत अधिक लिए हुए है। सबसे पहले हम बात करें सोडियम। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका सांद्रण है सबसे अधिक है 19%, 19.3, और प्रतिशत में बात करें तो 55.04% सबसे अधिक है। फिर आता है पहले नंबर पर यही है हमारा, और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा सोडियम बाद में आएगा, क्लोराइड आएगा, ये सिर्फ सोडियम इसके बाद आता है, ये सेकंड नंबर का सोडियम आ गया। ये क्लोराइड आता है सबसे पहले, इसका प्रतिशत है सोडियम का, दूसरे नंबर पर आता है, इसका प्रतिशत है 10.7, और प्रतिशत कितने लिए हुए हैं ये 30.6161% लिए हुए हैं। फिर आता है सल्फेट। सल्फेट आ जाता है, सल्फेट का आ जाता है 2.7 और 7.68। फिर फोर्थ नंबर पर आ जाता है सल्फेट के बाद मैग्नीशियम, इसमें आ जाता है 1.3 सांद्रण, और प्रतिशत आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा 3.69। फिर है कैल्शियम, कैल्शियम 0.41, फिर 1.16,
पोटासियम, पोटासियम ये आ जाता है 0.38, 1.10, 10 आ जाता है। फिर टोटल में आ जाता है, योग में हमारा टोटल अगर सभी की बात करता हूँ, योग में आ जाएगा, योग में 34.79 परसेंटेज में 92.28 ये टोटल आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें किस प्रकार से फॉर्मूला सकता है इसका, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम। जैसे अगर हम क्लोराइड को के से या फिर सी से प्रेजेंट करें तो किस प्रकार से आ जाएगा, के एस, सोडियम एसओ, एसओ ले लेते हैं क्योंकि सोडियम है। फिर इसको सल्फेट को सिर्फ एस ले लेते हैं, एस एम, मैग्नीशियम आ जाएगा, फिर सी, कैल्शियम, फिर सी, इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे जैसे के सोस, MCT, इस प्रकार से आ जाता। सबसे पहले क्लोराइड, फिर सोडियम, फिर ऐसे सल्फेट, फिर मैग्नीशियम, फिर कार्बन, फिर पोटासियम, इस प्रकार से। ये स्पेलिंग थोड़ी सी हम देख सकते हैं अगर कुछ भी याद ना रहे तो। ये क्या थे, कॉम्पोनेंट थे महासागरों में पाए जाने वाले लवणता के, लवणता यानी नमक, नमक के कॉम्पोनेंट। फिर आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट का नाम दिया जाता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट कहा जाता है किसको, सोडियम क्लोराइड को। फिर हम बात करें स्रोत की कि महासागरों में नमक कहाँ कहाँ से आता है। महासागरीय लवणता के स्रोत, सबसे पहले हमारा नदियाँ,
सबसे पहले हम नदियाँ किस प्रकार से स्रोत के रूप में कार्य करती है इसी को इसी पर बात करेंगे। नदियाँ किस प्रकार से जो है नमक लेकर आती हैं। नदियाँ क्या करती है, जब अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक पहुंचती है तो नदियाँ क्या करती है, विभिन्न चट्टानों का अपर्दन अपेक्षा करती हुई चलती है और अपर्दन से क्या करती है कि उन पदार्थों को लेके परिवहन करके कहाँ पर लेके आती है, समुद्रों में डाल देती है। यहाँ से इस प्रकार से क्या होता है, रिवर ने यहाँ से उद्गम हो गया, यहाँ पे बर्फ पिघली या फिर बारिश हुई, उस कारण से क्या हुआ कि रिवर क्या करती हुई यहाँ तक कि इसने पूरे एरिया से क्या किया, अपर्दन निक्षेपण इत्यादि की जो है प्रक्रिया करती हुई चली और ये सी या ओशन आ गया, ओशन आ गया, ये मुहाना है रिवर का। क्या करेगी अब रिवर, अपर्दित चट्टानों से जो भी पदार्थ मटेरियल लेके आए हैं उसके साथ साथ जो विभिन्न चट्टानों से लवणता की मात्रा आई है उसको क्या कर देगी, समुद्र में डाल देगी यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या करती है, रिवर जो है एक मुख्य स्रोत मानी जाती है। लेकिन कुछ विद्वान इसको मुख्य स्रोत में नहीं मानते, क्योंकि वे मानते हैं अगर ऐसा होता तो अब तक क्या होता कि पूरे के पूरे सागर जो है लवणता से भर जाते, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इससे ये मान सकते हैं कि जो भी रिवर लेके आती है वो वाला नमक अलग प्रकार का और जो समुद्रों में है वो अलग प्रकार का है। तो जैसे नदियाँ लेके आती है वो कौन सा है, कैल्शियम सल्फेट है। नदियाँ लेके आती है वो कौन सा है, रिवर लेके आई वो कौन सा नमक है, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट की कितनी मात्रा लेके आती है, 60%, जो कि समुद्र के नमक से अलग है। जिसका क्या होता है, इस वाले नमक का क्या करते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है वो क्या करते हैं, अपने जो है भोजन के रूप में इत्यादि के रूप में उसका वहीं पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, जिससे कि अत्यधिक नमक नहीं हो पाता। तो इस नमक का जो है कोई इतना ज़्यादा ये नहीं है कि बढ़ाता है, समुद्री जीवों के द्वारा इसका यूज कर लिया जाता है, जिससे क्या कि एक संतुलन बना रहता है और रिवर के द्वारा जो है नमक की मात्रा उतनी बढ़ नहीं पाती। ये अलग अलग कंपोनेंट के कारण ये अलग कैल्शियम है और समुद्र में जो रहता है वो नमक अलग होता है। समुद्र में जो सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट हम बात करें इसकी मात्रा अधिक है। तो इस प्रकार से तो विश्व के रिवर कितने नदियाँ प्रतिवर्ष लेके आती है, नमक कितना 2.5 मल्टीपल ये इतने से ये फॉर्मूला है, इतने तक जो है ग्राम तक जो है लेके आती है। ये तो थी नदियों की बात, नदियों किस प्रकार से स्रोत के रूप में काम करती है। फिर इसके बाद आती है बात हमारी अंत सागरीय ज्वालामुखी।
क्रिया। क्या होता है कि जैसे हम प्लेट टेक्टोनिक पहले पढ़ के आए हैं जियोमॉर्फो में, तो प्लेटें आपस में टकराती हैं या तो फिर वो महासागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर आती है, तो अभिसरण मंडल में ज्वालामुखी होते हैं, प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, भारी और हल्की प्लेट इत्यादि की टकराव के कारण, जिससे क्या होता है कि ज्वालामुखी फटते हैं। और इसके अलावा जैसे एक दूसरे से दूर जाती है प्लेट, जैसे मिड अटलांटिक रीज की ही बात करें तो इससे क्या होता है कि दूर जाने से जो है मैग्मा बाहर से प्रेशर के हट जाने से बाहर आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि ज्वालामुखी अपने साथ अत्यधिक जो है लवणीय पदार्थों को लेके आती है। इससे क्या होता है कि लवणता बढ़ जाती है महासागरों की। फिर आता है हमारा अन्य स्रोत। अन्य स्रोत इसमें क्या आता है, वायुमंडल से भी हो सकते हैं और जीव जंतुओं से भी हो सकते हैं। वायुमंडलीय पदार्थों से हो सकते हैं और समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से भी जो है लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। steady state of equilibrium। ये क्या होता है, जब समुद्री लवणता का आउटपुट यानी कि सिंक होता है, लवणता का बाहर निकलना, प्लस इनपुट होता है लवणता का डालना। इनपुट, जब आउटपुट या इनपुट सागरीय लवणता की आउटपुट और इनपुट में क्या हो जाए, संतुलन हो जाए तब ऐसा होता है। इस सिचुएशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस स्टेट को बोलते हैं। कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ओशियन सैलिनिटी, यानी कि कौन कौन से जो है फैक्टर कारक है जो लवणता को, सागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं, कंट्रोलिंग नियंत्रित करते हैं। कंट्रोलिंग factors of ocean
सैलिनिटी। पहले आता है हमारा लवणता में वृद्धि करने वाले में वृद्धि करने वाले कारक। लवणता में वृद्धि किन किन से होती है? सबसे पहले बात करें जो बढ़ाते हैं लवणता को, वाष्पीकरण। जहां पर वाष्पीकरण अधिक हो जाता है ना, तो वहां पर लवणता बढ़ जाती है। जैसे हम अगर अपने घर में ही गैस पे पानी को एक साधारण पानी में जो है एक चूल्हे पे तो हम साधारण शुद्ध पानी को लें और दूसरे पर क्या लें? लवणता वाले जल को लें। तो कुछ समय के बाद जो है लवणता वाले जल का अत्यधिक जो वाष्पीकरण होकर खत्म होता हुआ दिखाई देगा, जबकि साधारण जल कम दिखाई देगा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही बचेगा। बराबर पानी रखें तो हमने लवणता वाला जल जो है अत्यधिक गाढ़ा हो जाएगा और वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होता है कि लवणता से वाष्पीकरण अधिक हो गया, वजह शुद्ध जल की। तो इस प्रकार से जहाँ पर लवणता अत्यधिक होगी वहाँ पर जो है वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा वहाँ पर लवणता अधिक होगी। ये हम देख सकते हैं कर्क और मकर रेखा के आसपास जो मरुस्थलीय रीजन है उनमें क्या होता है, मरुस्थलीय रीजनों में क्या होता है कि वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है, आर्द्रता कम होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी के जैसे ये हमारी पृथ्वी होगी, ये 0 डिग्री हो गई, और ये हमारी जो 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश हो गए, नॉर्थ और ये साउथ। तो इसमें क्या होता है, ये वाले रीजन है ना जो यहाँ पर क्या होता है, एक तो उच्च वायु दाब पेटियाँ आ जाती हैं, यहाँ पर वायु जो है नीचे की ओर बैठती है, जिससे कि वर्षा न होने के कारण आर्द्रता भी कम होती है। मरुस्थल बड़े बड़े इसी वजह से है यहाँ पर। और एक क्या है कि यहाँ पर वाष्पीकरण तो अधिक होता है, लेकिन आर्द्रता कम होने की वजह से क्या होता है, मौसम शुष्क ही रहता है, उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, और विश्व की जो है अत्यधिक लवणता भी इन्हीं एरियाज में पाई जाती है, और तापक्रम भी अधिक रहता है यहाँ पर।